चलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज हम आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लिगैंड स्ट्रांग होगा, कौन सा लिगैंड वीक होगा। जिस बात को बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस बात को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक क्या है जरा देखिए। वो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इनर्जी। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपको पता है ये वही एनर्जी है जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करने के बाद आती है। स्प्लिट कर जाता है तो जो एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या, जरा देखिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during splitting of d orbitals। ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, the amount of energy released during splitting of d orbital, splitting of d orbital, amount of energy released during splitting of d orbital, या इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं the amount of energy released the amount of energy released in formation of complexes। और अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसमें किस साइन में आएगी, निगेटिव साइन में आती है, आपको पता है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, या इस तरह से कह लीजिए कि डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी की जो प्लस और माइनस में होकर के जो एनर्जी आती है उसी को हम लोग स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय डेल नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड डेल टी फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, OH ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और TD टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और भी स्क्वायर प्लेनर भी होता है, बट हम लोग इसको देखते हैं। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, जरा देखिए, आपने इसका नाम रखा है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इस डेफिनेशन को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, ये वाला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब यहां से अगर आपको कुछ रिजल्ट लाना हो तो आप इसको समझिए जरा। अगर आपसे ये कह दिया जाए CFSE ग्रेटर है,
CFSC ग्रेटर है, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी लेसर होगी, पोटेंशियल एनर्जी लेसर होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लेसर होगी, पोटेंशियल एनर्जी लेसर होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी लेसर, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जरा देखिए आप समझिए, हो गया? तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखिएगा। तो सीएफएससी की हेल्प से हम स्टेबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है? चले आगे, ये देखिए। अब इसी सीएफएससी के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं, सीएफएससी के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे लिगेंड्स का नेचर क्या होता है, ठीक है? चलो देखो, समझिए जरा। जिन बातों को बीबीटी नहीं समझा पा रहा था उसमें से कुछ बातों को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समय के साथ आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने आपसे एक टर्म बोला था कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो लिगेंड स्प्लिटिंग करा करके जितना ज्यादा गैप कराएगा T2G और EG ऑर्बिटल में, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और जो गैप कम कराएगा उसको हम लोग कहते हैं वीक लिगेंड। ये कॉन्सेप्ट CFT से आया था, ना कि BBT से आया था, ठीक है? तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, इफ CFSC is greater, if CFSC is greater, then ligand is strong field। मतलब जब लिगेंड आता होगा तो वो इतना ज्यादा अनसिमेट्रिकल स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करा देता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो स्प्लिटिंग होने के बाद गैप होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। वो कैसे? 1 2 3 4 5 ये 2 ऑर्बिटल और ये T2G और ये EG, ये गैप है। ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं और वही बात टेट्राहेड्रल के लिए भी लागू होगा। तो अगर ये एनर्जी गैप ग्रेटर होगा और अगर ये एनर्जी ग्रेटर होगा तो लिगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। इतनी बात समझ में आई? ये वाला गैप जो है वो बैरी सेंटर से लेकर के ये और ये का गैप ग्रेटर अगर हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और अगर यही बात कुछ ऐसे हो गई, ये गैप क्या है, ये डेप ज्यादा है, और इसी को अगर हम ऐसे दिखाएं, हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये हो गया। और अगर हम ये देखिए, अगर हम इसी को ऐसे दिखा दें किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स को लेकर के और ऐसे दिखा दें, ये 2 और ये 3, T2G और ये EG ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये देखिए ये जो एनर्जी गैप है, ये गैप क्या है? लेसर है। तो स्प्लिटिंग कम हुई, स्प्लिटिंग कम कराने वाले लिगेंड्स को कहा गया क्या? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड। तो आपको समझ में पहले ये आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होंगे और वीक फील्ड लिगेंड कौन होंगे, ठीक है? तो जो लिगेंड CFSC की वैल्यू बहुत ज्यादा रखेगा, स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो लिगेंड बताइए, जो लिगेंड स्प्लिटिंग कम कराएगा, एनर्जी गैप ज्यादा रखा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एनर्जी गैप कम रखा तो वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है? और इसी बेसिस पर हम लोग
हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या, चलिए। अब जरा देखिए, इसी बेसिस पर विद द हेल्प ऑफ डेल नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सेम बातें टेट्राहेड्रल के लिए भी लागू होंगी। विद द हेल्प ऑफ डेल नॉट वी फाइंड नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, that is either high spin complex or low spin complex, either high spin complex or low spin complex। कैसे, जरा समझो आप, देखो इसको। D1 और D2 D3 से तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमको D4 से रिजल्ट मिलेगा, तो वहीं से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आउटर मोस्ट में क्या आएगा, D4 आएगा। तो ये D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जरा समझिए आप। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, फॉर ऑक्टाहेड्रल D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझ लीजिए क्या, हमने एक पैटर्न ये दिखाया, एक पैटर्न चाहिए है, दूसरा पैटर्न ये है, ये। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां गैप बहुत ज्यादा है, यहां गैप क्या है, यहां गैप बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, डेल नॉट, और यहां गैप कम हुआ है, डेल नॉट। ठीक, अब जरा देखिए, हमको D4 कॉन्फ़िगरेशन करना है। D4 अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम कितना भरेंगे, 1 2 3 4, सॉरी इसमें एक और बना लेते हैं, 4 और ये 5। ठीक, अब यहां पे आओ, ये क्या है, T2G, और ये क्या है, EG। अब कहा जाता है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन भरने को हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरने को हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में आप भरते हो, पता ही है, आप रूल आप जानते हो। ठीक, तो जरा देखिए, हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 2 3, 1 2 3। अब जरा देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएगा। इतनी एनर्जी हमको हमारे पास नहीं होती है कि हम इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा पाए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन की यहीं क्या करा दें, पेयरिंग करा दें। इलेक्ट्रॉन की यहीं क्या करा दें, पेयरिंग करा दें। तो अब जरा देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलने वाला है, T2G 4 और EG 0। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, T2G 4 और EG 0। ये बात यहां पे हुई। यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, यहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, याद है, यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई,
पेयरिंग हो गई। जबकि यहां पर देखिए 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। अब यहां पे देखिए 1 2 3, चूंकि ये एनर्जी गैप कम है तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली यहां पर हम पहुंचा सकते हैं, तो वो यहां पर आ जाएगा। तो पेयरिंग नहीं हुई। देखिए अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाता भी है, अगर पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं? ये T2G है, ऑक्टाहेड्रल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ये T2G है। तो बताइए T2G 3 और EG1, T2G 3 या EG1, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। अब जरा देखिए, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि गैप कम था, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाया क्योंकि गैप ज्यादा था या CFSC ज्यादा थी, CFSC कम थी। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर पेयरिंग नहीं हुआ। पेयरिंग ना होने का रीजन क्या था? पेयरिंग ना होने का रीजन ये था कि ये गैप यहां पर क्या है? कम है। और जब गैप कम होता है तो लिगेंड कैसे होते हैं? बताओ, लिगेंड कैसे होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसकी जो स्पिन आएगी ना वो ज्यादा आएगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहां पे जरा देखो, यहां पेयरिंग हो गई। यहां पेयरिंग होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाह रहा था, इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी कि वो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच नहीं पाया, वो पेयरिंग कर लिया ना। और अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाया, पेयरिंग कर लिया, तो ये कब होगा? ये तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारी बातें कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ CFT एक्सप्लेन कर रहा है, BBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इन बातों को, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आपको क्या करना पड़ता है? अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यही तरीका है, बस आपको ये पता होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब इस सब का स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। जिस लिगेंड के लिए ये वैल्यू ज्यादा आती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, जिस लिगेंड के लिए वैल्यू कम आती है वो वीक फील्ड लिगेंड हो गया, ठीक है। आपने कहा था कि जो नाइट्रोजन डोनर लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वालों की कहानी ये होती है, जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा करा देता है कि पेयरिंग EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने का कोई चांस नहीं होता, वहां पेयरिंग ही हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता है। अब इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था याद करने के लिए, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बताया था हमने हाउ, एक याद रखो, क्या हाउ से क्या हो गया? H से क्या हो गया? हाई ना। O से क्या हो गया? आउटर। और W से क्या हो गया? वीक ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये हम लोग याद करने का तरीका ही बनाए थे। चलिए, तो अब इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर करके देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाइए आप, क्योंकि ये पूछा जाता है। अभी आगे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन भी करेंगे। जैसे अब हम आपसे कह दें, अब फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से चल रहा है, जैसे हम आपसे कह दें क्या D5 के लिए, जहां से रिजल्ट आएगा वहीं से हम बता रहे हैं। D5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें पहला ले लो आप क्या, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
गैप ज्यादा कराएगा, और जब गैप ज्यादा कराएगा तो इलेक्ट्रॉन इजी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा कैसे, देखो जरा कितने ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब ये 2 ऑर्बिटल ऊपर थे और 3 ऑर्बिटल नीचे थे। ये एनर्जी गैप हम ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लार्ज एनर्जी गैप है। अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये कौन सा एनर्जी ऑर्डर था, T2G, ये क्या था, Eg। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3। अब जरा ध्यान सुनना, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, रीजन क्या है, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी गैप क्या है, ग्रेटर है। और एनर्जी गैप ग्रेटर होने का रीजन क्या है, लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बताइए जो 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं वो क्या करेंगे, यही पेयरिंग करा लेंगे ये। अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना हो तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे T2G 5 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, Eg 0। लेकिन अगर यही हम आपसे पूछते वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, जल्दी से बताइए, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अगर हम पूछते तो आप क्या बताते हैं, जरा देखो, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में 5 ऑर्बिटल, ठीक, ये स्प्लिटिंग कम होगी, ये 3 ऑर्बिटल नीचे ऑक्टेहेड्रल के लिए, 2 ऑर्बिटल ऊपर, ये देखिए जरा, ये कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं, 5, 1 2 3 4 5। ये T2G है और ये क्या है, Eg है। अब जरा देखिए, अब इसको भर दीजिए, क्या बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब चूंकि ये एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप कम है, तो एनर्जी गैप कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए, बताइए जरा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाता है CFT के बेसिस पर, ये भी D4 ही है, D5 ही है, तो क्या मिलता है, T2G 5 और Eg 2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D6 का करो, जल्दी से कर लो कॉन्फ़िगरेशन, आज कॉन्फ़िगरेशन सीख लीजिए। चलिए D6 का करो, D6 का करो, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। तो बताइए अगर D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में करोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं, पेयरिंग होगी, बोलो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो कैसे बनेगा बताइए, T2G 6 और Eg 0, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। याद आ रहा है, नहीं तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए। और अगर हम वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पूछें, तब वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अगर पूछेंगे तो जरा ध्यान सुनना, क्या 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे रहेंगे T2G में, सॉरी तो दिखा देते हैं आपको, ये देखिए 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे, 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि ये गैप कम है, ठीक, ये T2G है और ये Eg है, और 3 इलेक्ट्रॉन है, हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लोअर एनर्जी में ही आएगा। तो ये देखिए, अब यहां का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G, ये देखिए 4 और Eg 2, तो इस तरह से वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का 10 का कीजिए आप, 10 का, D10 का कीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा, D10 में कुछ है चांस, बताइए। D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, ये देखिए जल्दी से, 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 ऑर्बिटल नीचे, ठीक, 1 2 3 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे नीचे, ये ठीक है, कितने हुए, 6 हुए, 1 2
3 4। ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बताइए जरा, T2G क्या हुआ? 6 और EG क्या हुआ? 4। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड हो जाता, वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी यही रिजल्ट आएगा। कैसे? देख लो जरा, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए भरो 1 2 3 4 5, ठीक। फिर 5 इलेक्ट्रॉन कहां ले जाओगे? यहीं तो ले जाओगे। 6 7 8 9 और 10, सेम रिजल्ट आता है। T2G6 और EG, T2G6 और EG 4, तो सेम रिजल्ट आता है। तो यहां पे चेक कर लो, ये अगर ना क्लियर हो रहा हो तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 भरने हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में तो क्या 1 2 3। चूंकि ये गैप ज्यादा होता है, थोड़ा सा गैप दिखा देते हैं, ये गैप ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाएंगे। एक तो ये हो गया T2G6 और EG 0। इस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की हेल्प से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। और उनमें हम पेयरिंग समझा सकते हैं। ये आज हम लोगों ने CFSC पढ़ लिया। CFSC में अभी बहुत सारी बातें हैं। CFSC का न्यूमेरिकल डाटा कैसे निकलेगा, ठीक है। CFSC किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इन सारी बातों को लेकर के हम लोग आएंगे। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, सब पर हम लोग CFSC का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आपके पास नेट कम होता है, डेटा कम होता है, तो उसको सोचते हुए हम लोग भी कम डेटा का, कम नेट का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके आपका जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। CFSC हम थोड़ा सा समराइज कर दें कि अगर गैप ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, गैप कम होगा वीक फील्ड लिगेंड। स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो लिगेंड उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड आप समझ रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन जंप करके इजी में जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो लिगेंड आता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों में हाहाकार मचा देता है, इलेक्ट्रॉन आपस में ही पेयर करना शुरू कर देते हैं, ऊपर वाले एनर्जी ऑर्बिटल में जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैग्नीट्यूड देखेंगे उसका, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।